अब हम देखेंगे हेलो एरीन के भौतिक गुण, और भौतिक गुणों के बाद क्या देखेंगे, रासायनिक गुण। हम किसके बारे में देख रहे हैं, हेलो एरीन। और हेलो एरीन में हमें क्या देखना है, हेलो एरीन का अर्थ क्या हो गया, संकेत सिंपल क्या हो गया, AR सिंगल बॉन्ड X। इसके हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, भौतिक गुण देख लेते हैं। हेलो एरीन के क्या हो जाएंगे, भौतिक गुण। देखो हेलो एरीन जो है ये सबसे पहले तो यदि देखा जाए तो ये कैसा होता है, एरोमेटिक हैलोजन का यौगिक होता है। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का एरोमेटिक हैलोजन, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक है। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन की बात कर रहे हैं, हैलोजन का मतलब उसके ऊपर किसी भी प्रकार के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनका उपयोग कर सकते हैं, तो वो क्या बन गया फिर, एक प्रकार का यौगिक। और ये जो यौगिक होता है, ये यौगिक होता कैसा है, रंगहीन होता है। कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो यह एक प्रकार का एरोमेटिक हैलोजन यौगिक है जो कैसा होता है, रंगहीन होता है और तेल के समान द्रव है। तेल के समान, तेल के समान क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। इसके अलावा देखें तो क्रिस्टलीय ठोस, यदि ये ठोस अवस्था में यदि देखें तो ठोस अवस्था में किसके समान होता है, क्रिस्टलों के समान होता है। तो तेल के समान क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल गई, हेलो एरीन की अवस्थाएं। इसके पश्चात यदि हम देखें तो अगली कंडीशन में ये क्या बनेगा, ये जल से कैसा होता है, भारी होता है। जल से कैसा होता है, भारी। देखो जब जल से भारी होगा तो जल कहाँ आ जाएगा, ऊपर। जल कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जल में कम विलेय है। जल में कैसा है, ये कम विलेय। अब जब जल में कम विलेय है तो विलेय किस में होगा, विलेय होगा कार्बनिक विलायकों में। विलेय किस में होगा फिर, ये कार्बनिक विलायकों में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायकों जैसे, कार्बनिक विलायकों जैसे क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म हो जाएगा। क्या क्या पढ़ा आपने, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, CCl4 में कैसा होता है, अधिक विलेय होता है। कैसा होता है, अधिक विलेय। तो हेलो एरीन कैसे होते हैं, जल से भारी होते हैं। जल में इस कारण ये कैसे होते हैं, कम विलेय होते हैं। जबकि जो अन्य कार्बनिक विलायक होते हैं, कार्बनिक विलायकों में ये कैसे होते हैं, अधिक विलेय होते हैं। और इनकी जो वाष्प होती है, देखो ये सीधा लिखेंगे, ये किस प्रकृति के होते हैं, वाष्पशील प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के हो जाएंगे, तो अधिकांश कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड, अधिकांश कार्बोनिल हैलाइड जो होते हैं, ये कार्बोनिल हैलाइड किस प्रकृति के होते हैं, वाष्पशील प्रकृति के होते हैं। अधिकांश कार्बोनिल हैलाइड किस प्रकृति के हो जाएंगे, वाष्पशील प्रकृति के हो जाएंगे। और इनके क्वथनांक यदि हम देखें तो जनक, इनके क्वथनांक, जनक यानी ये किससे उत्पन्न हुए हैं, जनक यानी ये किससे उत्पन्न हुए, तो जनक हाइड्रोजन से कैसे हो जाएंगे, उच्च हो जाएंगे। जनक हाइड्रोजन से कैसे हो जाएंगे, उच्च हो जाएंगे। इसके पश्चात यदि हम देखें तो इसमें क्या लगा है, X लगा है। तो यदि हम क्या देखें, अपने पास क्या है, एक AR सिंगल बॉन्ड X के रूप में यदि हम देखें तो यहाँ X के रूप में हम क्लोरीन का उपयोग कर सकते हैं, ब्रोमीन का उपयोग कर सकते हैं, किसका उपयोग कर सकते हैं, आयोडीन का उपयोग कर सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनका क्या करेंगे, उपयोग। अब यदि हम इनका भी क्या देखें, क्वथनांक देखें, इनका भी क्या देखें, क्वथनांक देखें, तो इनके क्वथनांक के क्रम में सबसे ज़्यादा क्वथनांक आयोडीन का रहता है, फिर क्वथनांक ब्रोमीन का रहता है, फिर क्वथनांक क्लोरीन का रहता है और फिर क्वथनांक किसका रहता है, फ्लोरीन का रहता है। तो ये किसका क्रम हो जाएगा, क्वथनांक का क्रम हो जाएगा। इसके पश्चात अब हमें देखना है हेलो एरीन। हेलो एरीन के क्या देखने हैं, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण हम किसके देख रहे हैं, हेलो एरीन के।
हेलो एरीन। हेलो एरीन से अब क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे और नए उत्पादों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं बुलटज फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, बुलटज फिटिंग अभिक्रिया हो जाएगी। बुलटज फिटिंग अभिक्रिया। अब आपने पहले पढ़ी कौन सी अभिक्रिया, एक बुलटज अभिक्रिया पढ़ी और एक कौन सी अभिक्रिया पढ़ी, फिटिंग अभिक्रिया पढ़ी। अब इसमें बुलटज और फिटिंग दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, बुलटज फिटिंग अभिक्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है, बुलटज फिटिंग अभिक्रिया। तो जब एरोमेटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड यानी सीधा सीधा सा यदि हम ये लिखें कि जब क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन और CH3Cl यानी मैथिल क्लोराइड, जब क्लोरोबेंजीन और मैथिल क्लोराइड की क्रिया किसके साथ की जाती है, सोडियम धातु के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है, सोडियम धातु के साथ की जाती है। किसकी उपस्थिति में क्रिया होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगी। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखो जहाँ Cl लगा था अब उसके स्थान पर क्या लग जाएगा, CH3। क्या लग जाएगा, CH3। तो ये क्या हो गया, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्या लगा देंगे, CH3, यानी ये क्या बन गया अपना टोलुइन। क्या बन गया, ये टोलुइन बन गया। और ये जो Cl है सोडियम के साथ क्या कर लेगा, क्रिया, और सोडियम के साथ क्रिया करके NaCl का क्या कर लेगा, निर्माण। तो चूंकि यहाँ पर Cl के कितने हैं, 2, तो यहाँ पर कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। सोडियम के भी कितने हो जाएंगे, 2, तो यहाँ पर भी कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। अब ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, बुलटज फिटिंग अभिक्रिया। भाषा कैसी लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन तथा मैथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो टोलुइन का क्या होता है, निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बुलटज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। फिटिंग अभिक्रिया में होता है क्लोरोबेंजीन, बुलटज अभिक्रिया में होता है मैथिल क्लोराइड, और दोनों ही इसमें है। इस कारण ये क्या बन गया, बुलटज फिटिंग अभिक्रिया। बात समझ गए। इसी अभिक्रिया को हम या करके कैसे लिख सकते थे, C6H5 सिंगल बॉन्ड Cl, ये प्लस में क्या हो जाएगा 2Na का 2Na, ये CH3Cl को हम अब अपनी सुविधा के हिसाब से Cl सिंगल बॉन्ड क्या लिख देंगे, CH3। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये Cl और ये Na आपस में क्या कर लेंगे, क्रिया। यहाँ से Cl हटेगा, CH3 लगेगा, तो क्या बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये क्या बना लेंगे 2NaCl। ये क्या बना लेंगे 2NaCl बना लेंगे। क्लियर हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया थी, बुलटज फिटिंग अभिक्रिया। इसके बाद हम देख लेते हैं फिटिंग अभिक्रिया के बारे में, क्योंकि हमें पहले तो देखनी चाहिए थी कौन सी अभिक्रिया, बुलटज अभिक्रिया। बुलटज हमने इसलिए नहीं देखी क्योंकि वो हेलो एरीन के अंतर्गत नहीं आ रही है। तो यहाँ पर यदि हम देखें फिटिंग अभिक्रिया के बारे में, अब फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा, देखो फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन। फिटिंग अभिक्रिया सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की क्रिया हमें किसके साथ करानी है, सोडियम धातु के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, सोडियम धातु के साथ करानी है। तो यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन के कितने भाग ले लेंगे, 2 भाग। क्लोरोबेंजीन के कितने भाग ले लेंगे, 2 भाग ले लेंगे। ये क्रिया भी आपकी किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। तो अब यहाँ से देखो ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के साथ आपस में कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आपस में कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ ये देखो ये आपस में बेंजीन रिंग आपस में कैसे हो गए, ये जुड़ गए। ये बेंजीन रिंग आपस में कैसे हो गए, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए। तो ये जो संरचनाएं हैं, इस संरचना को अब हम क्या कहते हैं, डाइफेनल कहते हैं।
क्या कहते हैं, डाइफेनल। और यहाँ से ये NaCl के साथ क्या करेगा क्रिया, तो किसका निर्माण कर लेगा, NaCl का। चूंकि यहाँ Cl के 2 हैं तो कितने का गुणा करेंगे, 2 का। तो यहाँ सोडियम के साथ भी कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो फिटिंग अभिक्रिया में होता क्या है, फिटिंग अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन, या तो आप इस प्रकार से 2 क्लोरोबेंजीन लिखें, अन्यथा आप 1 क्लोरोबेंजीन के सामने 2 का गुणा भी कर सकते हैं, जैसे भी हमें लिखना हो सुविधा के हिसाब से। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ की जा रही है, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो किसका निर्माण होता है, डाइफेनल का क्या होता है, निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। या करके देखो कैसे लिखेंगे, ये क्या है, ये है C6H5 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस ये क्या हो गया 2Na हो गया, क्या हो गया 2Na। ये भी क्या है, ये भी C6H5Cl है, तो इसको हम अपनी सुविधा के हिसाब से लिखेंगे Cl सिंगल बॉन्ड C6H5। बात समझ रहे। ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होने वाली है, ये क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न होगी। किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न होगी। तो ये देखो, ये ClNa और ये Cl आपस में क्या बना लेंगे, 2NaCl। तो यहाँ पे हमने किसका निर्माण कर लिया, 2NaCl का। किसका निर्माण कर लिया, 2NaCl का। बाकी का यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C6H5 सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा दूसरे C6H5 से। तो ये क्या हो गया, C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5। ये क्या है, डाइफेनल। ये क्या हो गया आपका, डाइफेनल। C6H5 को क्या कहते हैं, फेनल। C6H5 को क्या कहते हैं, फेनल। और यहाँ पे C6H5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और 2 बार आने के कारण अब इसका नाम क्या हो गया, डाइफेनल। तो इजी है, ऐसे आपने पढ़ी है कौन सी अभिक्रिया, ब्रिटिज अभिक्रिया। ध्यान दो, ब्रिटिज अभिक्रिया में जहाँ C6H5 है दोनों जगह, वहाँ क्या था, CH3 था। क्या था, CH3। तो जब आप एक साथ सीखेंगे तो पहले लिखेंगे ब्रिटिज अभिक्रिया, फिर लिखेंगे फिटिंग अभिक्रिया, फिर लिखेंगे ब्रिटिज फिटिंग अभिक्रिया। तीनों को एक साथ सीखेंगे, परमानेंट याद हो जाएंगी, भूलेंगी नहीं। बात समझ गए। अब इन दोनों में से आप किसी भी तरीके का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अब हम इसी के जैसे फिटिंग अभिक्रिया का एक दोस्त है, उल्मान अभिक्रिया, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, नीचे वाली को हटा देते हैं, नीचे वाले को हटा देते हैं ताकि आपको समीकरण में ये समझ में आ जाए कि कहाँ पर अंतर है दोनों में। तो देखो, अब हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, उल्मान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उल्मान अभिक्रिया हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने अभी बोर्ड पर लिखा है, हेडिंग डाली है, हेडिंग के साथ में समीकरण लिखा है, ऐसे ही जितने नेम वाले रिएक्शन हैं सभी रिएक्शनों को आपको लास्ट में पेज पर हेडिंग डाल के उसके समीकरण एक साथ लिखने हैं, क्योंकि नेम वाली रिएक्शन ज़्यादा पूछी जाती हैं। उल्मान अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, आयोडोबेंजीन लेंगे। उल्मान अभिक्रिया में हम किसका उपयोग करेंगे, आयोडोबेंजीन का उपयोग करेंगे। ये आयोडोबेंजीन हो गया। एक और यहाँ पर क्या लेंगे, आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन के हम कितने अणु ले रहे हैं, 2 अणु। कितने अणु ले रहे हैं, 2 अणु। तो यहाँ पर अब क्रिया किसके साथ हो जाएगी, कॉपर के साथ। किसके साथ, कॉपर के साथ। जो फिटिंग किसके साथ फिटिंग हो रही थी, सोडियम के साथ, उल्मान में, वहाँ पर क्या आ गया आपका, कॉपर आ गया। क्या आ गया, कॉपर। और इसमें यदि हम देखें तो ये क्रिया कहाँ पर होगी, बंद नली में। कहाँ पर होगी, बंद नली में। कितने टेम्परेचर पर, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर। कितने टेम्परेचर पर, 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो भी ये दोनों बेंजीन रिंगें आपस में जुड़ करके डाइफेनल का क्या कर लेती हैं, निर्माण। तो भी ये दोनों बेंजीन रिंगें आपस में जुड़ेंगी और डाइफेनल का क्या कर लेंगी, निर्माण कर लेंगी। और यहाँ पर ये तो क्या बन गया अपना, डाइफेनल। ये क्या बन गया, डाइफेनल बन गया। इसके बाद यहाँ ये Cu किसके साथ क्रिया करेगा, I के साथ। किसके साथ क्रिया करेगा, I के साथ। तो किसका निर्माण करेगा, CuI2।
किसका निर्माण करेगा? CuI2। CuI नहीं बना दियो, संयोजकता कॉपर की +2 और I की -1 और साथ में लगेंगे तो 2 I चाहिए एक कॉपर के साथ, तो क्या बन जाएगा? CuI2। गुणा किसी का नहीं करना है, क्रिया कैसी हो गई है आपकी? संतुलित हो गई है। अब यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, कॉपर जो है, कॉपर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा +1 +2, ठीक है। तो यदि इस अभिक्रिया को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये दो आपके, यदि हम यहाँ लिख दें कॉपर आयोडाइड बना दें तो कॉपर आयोडाइड के लिए हम क्या लिखेंगे? CuI। क्या लिखेंगे? CuI। तो यहाँ पर अब यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे? 2 का। कॉपर के सामने भी कितने का गुणा करेंगे? 2 का। अब देख लो, यहाँ पर 2NaCl बन रहा है, यहाँ पर 2CuI बन रहा है, यहाँ पर 2Na भाग ले रहा है, यहाँ पर 2Cu भाग ले रहा है। क्लोरोबेंजीन की जगह क्या हो गया आपका? ये आयोडोबेंजीन हो गया। दोनों अभिक्रियाएं आप देखें, फिटिंग अभिक्रिया में भी डाइफेनल बनता है और यहाँ पर उल्मान अभिक्रिया में भी डाइफेनल बनता है। कॉपर के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे आप जानकारी रखेंगे, कभी ये CuI2 बनाएगा, कभी ये CuI बनाएगा। अब डिपेंड करता है कि ये +1 शो कर रहा है कि +2 शो कर रहा है। और आपने F और D ब्लॉक वाले चैप्टर में तो पढ़ा ही है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो हमने ये साथ में लिखा है, यहाँ पे अपन CuI का यहाँ पर क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। बात समझ गए? इसी क्रिया को कैसे लिखा जा सकता है? C6H5 सिंगल बॉन्ड I प्लस में ये क्या हो गया? 2Cu। इसको हम कैसे लिखेंगे? I सिंगल बॉन्ड C6H5 बंद नली में क्रिया होगी। कितने टेम्परेचर पर? 200 डिग्री सेल्सियस पर। ये आपस में किसका निर्माण कर लेंगे? 2CuI का। और बाकी का ये क्या बचेगा? C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, यानी ये क्या हो गया? डाइफेनल। और कौन सी अभिक्रिया हो गई? उल्मान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? तो आप फिटिंग अभिक्रिया और उल्मान अभिक्रिया को लगभग एक जैसे याद करेंगे कि फिटिंग अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ क्रिया करता है और डाइफेनल बनाता है। उल्मान अभिक्रिया में आयोडोबेंजीन कॉपर के साथ क्रिया करके डाइफेनल का क्या करता है? निर्माण। जैसे सेंडमेयर अभिक्रिया और गाटरमैन अभिक्रिया एक साथ आपको याद होनी चाहिए कि उसमें अंतर क्या है, वैसे ही यहाँ पर फिटिंग अभिक्रिया और उल्मान अभिक्रिया दोनों में आपको पता होना चाहिए कि इनमें अंतर क्या है। इसके बाद अगला देख लेते हैं गिग्नार्ड अभिकर्मक। अगले में हम क्या देख लेते हैं? गिग्नार्ड अभिकर्मक से देखो, गिग्नार्ड अभिकर्मक बनाएंगे यहाँ पर। अरे गिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। देखो, गिग्नार्ड अभिकर्मक के लिए हम क्या लेंगे? सबसे पहले ये क्या हो गया? ब्रोमोबेंजीन। ये क्या हो गया? ब्रोमोबेंजीन। यानी यहाँ पर क्या लगा देंगे? Br। इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे? मैग्नीशियम धातु के साथ। किसके साथ क्रिया कराएंगे? मैग्नीशियम धातु के साथ। ये क्रिया भी किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो किसका निर्माण होगा? जहाँ Br लगा था पहले Mg लगा दो और फिर Mg के साथ क्या लगा दो? Br लगा दो। पहले Mg लगा दो, Mg के साथ क्या लगा दो? Br। तो ये है एरिल बेंजीन को क्या कहेंगे? एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये नाम क्या हो जाएगा इसका? एरिल। Mg यानी क्या हो गया? मैग्नीशियम। और Br यानी क्या हो गया? ब्रोमाइड। तो एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? गिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? गिग्नार्ड अभिकर्मक। या अभिक्रिया इसलिए लग गया क्योंकि अपन अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हाथ क्या है? अपने आप चलते हैं। गिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया। बात समझ गए? इस क्रिया को या करके हम कैसे लिख सकते हैं?
C6H5 सिंगल बॉन्ड Br। प्लस में क्रिया किसके साथ हो जाएगी? मैग्नीशियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और ये Mg आएगा यहाँ बीच में लग जाएगा, तो किसका निर्माण हो जाएगा? C6H5 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br, यानी एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? गैगनाइड अभिकर्मक। इसके पश्चात देख लेते हैं अगली क्रिया के रूप में हैलोजनीकरण। अगली क्रिया के रूप में क्या देख लेते हैं? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण यानी किसके साथ क्रिया कराएंगे? हैलोजन के साथ। किसके साथ? हैलोजन के साथ। तो देखो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, और क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी? FeCl3 की उपस्थिति में क्रिया संपन्न होगी। किसकी उपस्थिति में क्रिया संपन्न होगी? FeCl3 की उपस्थिति में क्रिया होगी। तो दो उत्पाद यहाँ पर प्राप्त होंगे। कितने उत्पाद प्राप्त होंगे? दो, ऑर्थो और पैरा। देखो सबसे पहले तो आप इसको बेंजीन रिंग को यहाँ पर बनाएं, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लगाएं। एक बार इस बेंजीन रिंग को फिर से बनाएंगे। तो अब क्या होगा? हमने कहा ये बेंजीन रिंग यानी क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में क्या कर रही है? क्रिया। तो क्लोरोबेंजीन तो दो बार लिखेंगे, एक बार ऑर्थो वाले स्थान पर Cl लगा देंगे, एक बार पैरा वाले स्थान पर क्या लगा देंगे? Cl लगा देंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया? ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। ये कहाँ पर लगा था? पैरा। तो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन किसका निर्माण होता है? ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ये ऑर्थो और पैरा निर्देशक होते हैं। अब ध्यान दें, साथ में क्या बनेगा? HCl बनेगा। साथ में क्या बनेगा? HCl। अब क्रिया भी हो गई है, और क्रिया को देखने पे ऐसे भी लग रहा है कि संतुलित भी नहीं है। ये क्रिया संतुलित है। ये क्रिया संतुलित क्यों है? कि ये जो क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन अपने आप में कितने परसेंट है? 100%। कितने परसेंट है? 100%। ऐसे ही ये ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन दोनों का जो मिश्रण है वो भी अपने आप में कितने परसेंट है? 100%। मतलब एक अल्प उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, एक अधिक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन दोनों का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 100 होता है। इस कारण आप ये ना सोचें कि यहाँ एक क्लोरोबेंजीन, यहाँ दो का यूज किया है, वो टोटल दोनों अपने आप में कितने परसेंट हैं? 100%। इसके बाद देख लेते हैं अगली क्रिया, नाइट्रीकरण। अगली क्रिया कौन सी हो जाएगी? नाइट्रीकरण हो जाएगी। आपको बताया गया था कि नाइट्रीकरण की क्रिया में किसके साथ क्रिया होती है? नाइट्रिक अम्ल के साथ। और नाइट्रिक अम्ल को हम कैसे लिखते हैं? HONO2 के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? HONO2 के फॉर्म में लिखेंगे। बात समझ गए? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन का उपयोग कर लेते हैं। किसका उपयोग कर लेते हैं? क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन हो गया। आजा क्लोरोबेंजीन। ये क्रिया करेगा किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ। नाइट्रिक अम्ल को हम HNO3 ना लिख करके HONO2 लिखेंगे, और ये छोटा भाई है HNO3। ये आतंक जब जब देगा बड़े भाई की उपस्थिति में, देख रेख में, H2SO4 की उपस्थिति में, जब जब HNO3 क्रिया करेगा तो उसका बड़ा भाई देखेगा क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होगी। तो फिर से हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो दो बेंजीन रिंग बना लीजिए, इसके ऊपर भी Cl लगा लेंगे। एक और बेंजीन रिंग बना लीजिए, इसके ऊपर भी हम क्या लगा देंगे? Cl लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए, एक तो HO रहेगा और एक क्या रहेगा? NO2। तो पहले तो ऑर्थो वाले स्थान पर NO2 लगा देंगे, दूसरे में पैरा वाले स्थान पर क्या लगा देंगे? NO2।
और यहाँ से क्या है HO, और जहाँ पर NO2 लग रहा था वहाँ से एक H बाहर निकलेगा। कौन निकलेगा? एक H बाहर निकलेगा, तो प्लस में गंगा जल, H2O का क्या हो जाएगा? निर्माण। बात समझ रहे? तो शायद एक बात और समझ गए होंगे, ये क्या है? ये 100% है भैया, और ये दोनों भी आपस में कितने परसेंट हैं? 100% है। बात समझ रहे? ये दोनों भी अपने आप में क्या है? 100%। यहाँ आर्थो वाले स्थान पर नाइट्रो लगा है, तो देखो ऑर्थो नाइट्रो, रुक जाओ। अब क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है? Cl, तो नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अब पूरे का नाम क्या हो गया? ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर नाइट्रो किस स्थान पर लगा है? पैरा वाले स्थान पर, तो नाम क्या हो जाएगा? पैरा, पी लिख देते हैं, पैरा नाइट्रो। और क्या आ जाएगा साथ में? क्लोरोबेंजीन। क्या आ जाएगा? क्लोरोबेंजीन। तो नाम क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो उत्पाद और पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो दोनों कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। बात समझ गए? दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा, तो यहाँ का 100% और इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो भी कितने परसेंट होगा? 100% होगा। क्लियर हो गया? इसके पश्चात अगली क्रिया में देख लेते हैं सल्फोनीकरण। एक जैसी क्रियाएं तो थी ये, कौन सी क्रिया हो जाएगी? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब किसके साथ क्रिया? H2SO4 के साथ क्रिया। और हम H2SO4 को कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे HOSO3H। आप भी लिखो ऐसे ही, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करा देते हैं? इसकी क्रिया करा देते हैं। तो देखो क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? वही क्लोरोबेंजीन। ये हो गया है आपका क्या? क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया? ये क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ करा देंगे? H2SO4 के साथ। तो अब हम H2SO4 को कैसे लिखेंगे? अपनी सुविधा के हिसाब से HOSO3H। बात समझ रहे? तो सबसे पहले यहाँ पर भी वही आर्थो और पैरा उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आर्थो और पैरा मिश्रण का उत्पाद। तो सबसे पहले तो हम दो बार क्या बनाएंगे? बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे? Cl। दो बार क्या बनाएंगे? बेंजीन रिंग, इनके ऊपर क्या लगाएंगे? Cl। यहाँ से SO3H को अलग कर लेंगे और HO को क्या कर देंगे? अलग। तो पहले ऑर्थो वाले स्थान पर SO3H, फिर पैरा वाले स्थान पर SO3H। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों अलग किया था? ताकि SO3H समझ में आ जाए कि ये SO3H लगा है, बाकी का क्या बचा है? HO, और जहाँ पर SO3H लगा है वहाँ से एक क्या निकला? H, तो क्या बन जाएगा? H2O। इन दोनों का मिश्रण कितने परसेंट रहेगा? 100%। और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन भी अपना कितने परसेंट था? 100%। बात समझ गए? ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, इसको देखो, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, यह है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का क्या हो जाता है? निर्माण। SO3H लगता है तो सल्फोनिक अम्ल बनता है। SO3H लगता है तो क्या बनता है? सल्फोनिक अम्ल। बाकी क्या है? क्लोरोबेंजीन। बाकी क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसके पश्चात अब देख लेते हैं हम अगली क्रिया। अगली क्रिया के रूप में क्या दिया गया? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अच्छी अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कई बार पूछी गई अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में यदि हम देखें तो एक एल्किलीकरण होगा, एक एसिटिलीकरण होगा। एक क्या होगा? एल्किलीकरण। एल्किलीकरण। एल्किलीकरण।
पहले क्या देख लेते हैं, एल्किलीकरण, उसके बाद दूसरी अभिक्रिया देखेंगे एसिटिलीकरण। दोनों जब आपस में मिलती हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का क्या हो जाता है, निर्माण, या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इसको अपन कहेंगे। देखो क्लोरोबेंजीन, एल्किलीकरण में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा देंगे, Cl, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। ये किसके साथ क्रिया करता है, मेथिल क्लोराइड CH3Cl के साथ, किसके साथ क्रिया करेगा, CH3Cl के साथ क्रिया करेगा। लेकिन ये कब आतंक देगा, जब इसका बड़ा भाई रहेगा निर्जल AlCl3, क्या रहेगा, निर्जल AlCl3। तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या था, Cl, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या था, Cl। तो पहले तो इसको हम दो बार लिख लेते हैं, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग बना लेते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लिख देंगे, Cl। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या उठाएंगे, CH3, और इसे कहाँ लगा देंगे, ऑर्थो वाले स्थान पर, कहाँ लगा देंगे, ऑर्थो वाले स्थान पर। और एक बार और यहाँ से क्या उठाएंगे, CH3, और इसको कहाँ लगा देंगे, पैरा वाले स्थान पर। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3। अब जहाँ पर CH3 लग रहा है वहाँ से क्या निकलेगा, एक H, और यहाँ से क्या बचा हुआ, एक Cl। तो ये किसका निर्माण कर लेंगे, HCl का। और इन दोनों को यदि हम देखें तो इन दोनों का मिश्रण कितने % हो गया, 100%। और ये भी अपने आप में कितना है, 100% है। कितना हो जाएगा, 100%। ये क्या है, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन, ये क्या है, पैराक्लोरोटॉलुइन। बात समझ रहे, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरो, और CH3 लगा है बेंजीन रिंग के साथ, तो क्या हो गया, टॉलुइन। ये क्या हो गया आपका, पैराक्लोरोटॉलुइन, पैराक्लोरोटॉलुइन या टॉलुइन। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्किलीकरण। क्या कहते हैं, एल्किलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या एल्कलाईकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम एल्कलाईकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब हम एल्किलीकरण देख रहे थे, इसके बाद हम इसी में देखेंगे दूसरी अभिक्रिया एसिटिलीकरण वाली। इसी की दूसरी अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। और एसिटिलीकरण में क्या होगा, एसिटिलीकरण में भी देखो, दोनों में अंतर भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की जो क्रिया होती है ये CH3COCl के साथ होती है। इसका भी बड़ा भाई यही है जो CH3Cl का था। तो यहाँ पर भी उपस्थिति किसकी रहेगी, निर्जल AlCl3 की। तो अब क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग बनाइए, पहले तो दो बार, ये बेंजीन रिंग हो गई Cl। एक बार फिर से बेंजीन रिंग बनाएंगे, इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, Cl। अब यहाँ से देखो क्या बचा, COCH3, इसको किस फॉर्म में लगाएंगे, COCH3 के फॉर्म में लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऑर्थो वाले स्थान पर लगाएंगे COCH3, फिर कहाँ पर आ जाएंगे, पैरा वाले स्थान पर COCH3 प्लस, जहाँ पर COCH3 लगाया है वहाँ से एक H बाहर निकलेगा जो Cl के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा, HCl का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। ये दोनों का जो मिश्रण होता है ये अपने आप में 100% होता है। इससे ऑर्थोक्लोरोएसीटोफेनॉन, इसे पैराक्लोरोएसीटोफेनॉन कहा जाता है। COCH3 बेंजीन रिंग के साथ लगेगा तो एसीटोफेनॉन बनेगा, और साथ में क्लोरो भी तो है। तो ये ऑर्थोक्लोरोएसीटोफेनॉन, ये पैराक्लोरोएसीटोफेनॉन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। ये एल्किलीकरण अभिक्रिया, और नीचे वाली कौन सी हो गई, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। दोनों क्या हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। दोनों में अंतर किसका है, दोनों में देखो CH3Cl यहाँ लिया था, यहाँ CH3COCl, यहाँ बीच में क्या आ गया, CO नहीं आ गया। यहाँ CH3Cl था, यहाँ CH3COCl है, केवल यहाँ क्या बढ़ गया, CO। तो जहाँ CH3 लग रहे थे बीच में कौन आ गया, CO। जहाँ CH3 लग रहा था बीच में क्या आ गया, CO। तो एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण, इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं।
और लास्ट में एक अभिक्रिया और देखेंगे हम, DDT का निर्माण। तो अब अगली अभिक्रिया के रूप में यहाँ हो जाएगा DDT। DDT का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहले तो DDT का हमें फुल फॉर्म आना चाहिए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो क्या हो जाएगा, एथेन। आपसे फॉर्मूले पूछ चुके हैं, फॉर्मूले कृपया करके रिवीजन करते रहें। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, 2 क्लोरोबेंजीन बनाओ। ये देखो अभी फुल फॉर्म लिख देंगे हम एक बार। ये क्लोरोबेंजीन हो गया। अभी क्लोरोबेंजीन क्या है, जब से खड़ा था, थक गया है, अब बेचारा लेटेगा। देखो क्लोरोबेंजीन ये लेटा, इसने एक और साथी को बुलाया, बोले आओ एक साथ लेटते हैं ये खटिया पे। देखो ये लेट गए। ये क्लोरोबेंजीन के कितने अणु हो गए, 2 अणु। क्लोरोबेंजीन के कितने अणु हो गए, 2 अणु। ये जो 2 अणु क्लोरोबेंजीन के हैं, ये किसके साथ क्रिया करेंगे, क्लोरल के साथ। किसके साथ, क्लोरल। क्लोरल का फॉर्मूला CCl3CHO होता है। क्या होता है, CCl3CHO होता है। तो यहाँ पर तो आप देखो, यहाँ H तो है ही नहीं है, यहाँ पर भी क्या है, H है। हर एक कोने पर कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही, भले हमें नहीं दिख रहा है। हमने इस बार क्या कर लिया, उसको बाहर निकाल लिया। और इस CCl3CHO को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे घुमा के। आ जाओ भाई साहब, इसको लिखेंगे OCHCCl3। कोई दिक्कत है, और यही फॉर्मूला हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने का तरीका इसलिए अपनाया क्योंकि यहाँ पर ये अपना गंगा जल बन जाए। ये क्या बन जाए, H2O बन जाए, गंगा जल बन जाए। और ये क्रिया बड़े भाई साहब, सबसे बड़े भाई साहब कौन हैं, H2SO4 ही हैं। ठीक है, इनकी उपस्थिति में होगी ये H2O, तो माइनस के यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, H2O। बाकी का क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन यहाँ आइसो का चिन्ह लगेगा, यहाँ आइसो का क्या लगेगा, चिन्ह। और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये CHCCl3। बात समझ रहे। तो सबसे पहले तो इन क्लोरोबेंजीनों को लिखें, क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो गया, Cl। ये क्या हो गया, Cl। ये क्या हो गया, आइसो का चिन्ह। ये क्या हो गया, CH। सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, C। यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। सीधा लिखना तो सीधा CCl3 लिख दो। ये क्या हो गया, ये हो गया DDT, डाइक्लोरो। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक Cl ये है, एक Cl ये है, 2 Cl हैं तो क्या हो गया, डाई। 2 बार हैं तो क्या हो गया, डाई। और Cl हैं तो क्या हो गया, क्लोरो, डाइक्लोरो। क्या हो गया, डाइक्लोरो। तो ये DDT में पहला D तो अपन ने निपटा लिया। हमने फॉर्मूले को जब देखा तो इसमें हमें 2 क्लोरोबेंजीन देखने के लिए मिले, तो डाइक्लोरो। बात समझ गए। इसके पश्चात क्या लिखेंगे, डाइफेनिल। 2 बार बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा, डाइफेनिल। क्या हो जाएगा, डाइफेनिल। अब फिर आ जाओ, ये 3 क्लोरो फिर आ गए, नहीं आ गए तो फिर क्या लिखेंगे, ट्राइक्लोरो। क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो। अब नंबर ऑफ कार्बन देखो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। और सब जगह सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो क्या हो जाएगा, एन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एथेन। बात समझ गए। इन 2 क्लोरीन परमाणुओं के लिए या Cl के लिए क्या लिखा है, डाइक्लोरो। ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में ये जुड़ी हैं तो क्या हो गया, डाइफेनिल। और ये 3 क्लोरो हैं तो क्या हो गया, ट्राइक्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 2, तो क्या कहेंगे, एथेन। अब पूरे का नाम क्या हो गया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। अब क्या बचा, उपयोग किसके, हेलो एरीन के। किसके, हेलो एरीन के। तो हेलो एरीन की सहायता से सबसे पहले तो किसका निर्माण किया जा सकता है, DDT का। DDT का निर्माण करने में, किसका निर्माण करने में, DDT का क्या किया जा सकता है, निर्माण।
अब एनिलीन भी प्राप्त किया जा सकता है, एनिलीन भी प्राप्त किया जा सकता है। फिनॉल को भी क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। डाइफेनल को भी क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अभी तो अपन क्रियाओं में बना रहे थे, नहीं बना रहे थे, तो क्या हो जाएगा, डाइफेनल भी बन जाएगा। और एक अभिक्रिया में अपन ने क्या बनाया, टॉलुइन आदि के निर्माण में या इनको बनाने में। बात समझ गए? ठीक है। तो